एवरीवन एंड वेलकम टू नारायण एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप सबका इस वन शॉट वीडियो में स्वागत है। जैसे आपको पता है, हम वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपके कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, सारी चीजें हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको डिफरेंट चैप्टर्स के बारे में बताया, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का और एक हिस्सा। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन समझाया था। इस पार्ट में हम आपको ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन समझाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस चैप्टर में आपको 9 मार्क्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, है ना। 9 मार्क्स में आप 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस और 3 मार्क क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो 9 से 10 मार्क इस चैप्टर से आ सकते हैं। अब जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है ना। जब हम खाना खाते थे, जब जैसे कि न्यूट्रिशन में था, सो दैट कॉम्प्लेक्स फूड वाज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म्स एंड दैट सिंपलर फॉर्म्स were absorbed in the body and transported by the blood all the nutrients so that it could reach different parts of the body, है ना। अब जब हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते थे, रेस्पिरेशन में भी हम ब्रीदिंग करते हुए ऑक्सीजन जाता था, वो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच के सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू वो हमारे बॉडी को एटीपी प्रोवाइड करता है ना। तो वो भी जैसे सर्क्यूलेट होते हुए डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। तो दिस process of transportation is exactly what? Process of transportation is a life process which helps in transporting or carrying different nutrients and different important substances from one part of the body to other part of the body. ठीक है, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम ये बता सकते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, इट मूव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन को ह्यूमन बींग्स में क्या बोला जाता है? ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं सर्क्यूलेशन। और सर्क्यूलेशन के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। क्या होता है वो मीडियम? हमारे इसमें 2 मीडिया है हमारे सर्क्यूलेशन के लिए। ह्यूमन बींग्स में फर्स्ट मीडिया इज द ब्लड एंड द सेकेंड मीडियम इज द लिम्फ। सो ब्लड एंड लिम्फ आर 2 डिफरेंट मीडियम्स इन विच सर्क्यूलेशन हैपेंस इन आवर बॉडी। अब देखिए यहाँ पे ब्लड क्या होता है। ठीक है, ब्लड है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ग्रेड 9th में आपने टिश्यू स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा पढ़ लिया। आई डोंट थिंक सो यू शुड हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस। ठीक है, सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड देयर इज अ पंपिंग ऑर्गन इन आवर बॉडी व्हिच इज प्रेजेंट टू पुश दिस ब्लड टू all parts of the body with the network of tubes to reach all the tissues. तो क्या है? एक प्राइमरी पंपिंग ऑर्गन है जो कि ये ब्लड को कैरी फॉरवर्ड करके अलग अलग ट्यूब्स के हेल्प से हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, टिश्यूज में पहुंचाएगा। ठीक है, अब जब हम देखते हैं लिम्फ के बारे में, तो ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है जो कि कैरी फॉरवर्ड होता है। लिम्फ भी और एक फ्लूइड है जो कि मीडियम है बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंसेस को सर्क्यूलेट करने के लिए। अब आप यहाँ पे देखो, जो पंपिंग ऑर्गन बोला गया था वो क्या है? ये पंपिंग ऑर्गन है आपका हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या होता है? हार्ट होता है एक मस्क्यूलर ऑर्गन और एक इनवॉलेंटरी पंप। This is an involuntary organ in our body. It is not in our control. Heart is constantly at work, right? So if you take a look at the human heart, first thing you have to remember is it is a muscular organ. It has the size of a human fist and it has a covering that is called as the pericardial membrane or the pericardium. ठीक है, एक पतली सी कवरिंग रहती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब है आउटर, मेम्ब्रेन का मतलब है कवरिंग। ठीक है, अब जो आउटर कवरिंग होता है उसके साथ साथ हार्ट का जो वेट होता है दैट इज अबाउट 360 ग्राम्स। अभी आप यहाँ पे देख लो, ये एक स्ट्रक्चर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, इंटरनली हार्ट के बारे में आपको दिख रहा है। हार्ट किस किस पार्ट्स में डिवाइडेड है? एक है राइट साइड, दूसरा है लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे 4 चेंबर्स होते हैं, 2 होते हैं ऊपर, 2 होते हैं नीचे। तो 2 अपर एंड 2 लोअर चैम्बर्स विल बी देयर। जो अपर वाले चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रिया और एट्रियम। एंड 2 लोअर चैम्बर्स विच आर कॉल्ड एज द वेंट्रिकल्स और द वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब लेफ्ट साइड में आप देख लो, कौन सा लेफ्ट साइड है? लेफ्ट साइड है ये
समझ में आ गया? ये है आपका राइट साइड. So this is the right side, this is the left side of the heart. Now, if you take a look at the structure, जो राइट साइड में ऊपर वाला पोर्शन है वो है आपका राइट एट्रियम. ठीक है, और नीचे का जो हिस्सा है वो है राइट वेंट्रिकल. ऊपर का जो हिस्सा है लेफ्ट साइड में वो है आपका लेफ्ट एट्रियम, और नीचे का जो हिस्सा है वो आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल. दिख गया है आपको सबको क्या कौन सा है? इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आप सब ऑलरेडी पता है आपको क्या क्या सब है. ठीक है, अब जब हम एट्रियम और वेंट्रिकल्स देखते हैं वहां पे एक एक ओपनिंग रहता है, और ये जो ओपनिंग रहती है ये ओपनिंग एक वाल्व के थ्रू में गार्डेड रहती है. अब ये वाल्व रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं. ठीक है, दैट व्हाई आर वाल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट? एक ही आंसर है आपका यहाँ पे, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है, कभी भी वाल्व रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपको लिखना ही है टू प्रिवेंट बैकफ्लो. बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में. ठीक है, ओके. तो ये जो वाल्व्स होते हैं ये दोनों साइड्स में होते हैं, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी. तो दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड एंड दे अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. कौन से डायरेक्शन में? ऊपर से नीचे, मतलब एट्रियम टू वेंट्रिकल्स. ठीक है, अब जब एट्रिया टू वेंट्रिकल्स ये एक डायरेक्शन में आ रहा है, वाल्व के थ्रू में वो पीछे नहीं जा सकते, बैकफ्लो नहीं हो सकता है. अब जो ये राइट साइड है ना, राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला हिस्सा, इसीलिए इसको हमने ब्लू कलर में डाला हुआ है. ठीक है, अब जब आप आ जाओगे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ओके. Left side is oxygenated, LO. Right side is deoxygenated, RD. That is how you remember this. अब आप देख लो यहाँ पे हार्ट आ गया. ठीक है, राइट एट्रियम आपको समझ में आ गया. तो यहाँ पे एक बड़ी सी वेन आ रही है राइट एट्रियम को. ठीक है, दिस राइट एट्रियम, देयर इज अ बिग वेन फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये जो वेन आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा. Okay, the big vein that enters the right atrium from the upper part of the body is called as the superior vena cava. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एक बड़ी सी वेन राइट एट्रियम को बॉडी के नीचे हिस्से से आ रही, फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? इट इज कॉल्ड एज द इंफीरियर वेना कावा. ठीक है, अब ये हो गया आपका राइट एट्रियम. अब देखो आप राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे. ठीक है, नीचे राइट वेंट्रिकल भी है. अब आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकल के हो जाती है, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, कहां से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से निकल के टू ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है. एक ब्रांच कहां जाएगा? राइट लंग में जाएगा, और दूसरा ब्रांच लेफ्ट लंग में जाएगा. देख रहे हो आप ये? ठीक है, ये एक और ये एक. समझ में आ गया? ये देखो, ओके, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, दीज टू ब्रांचेस आर formed from the artery that is leaving the right ventricle. ओके, अब आप देखो ये आर्टरी ये साइड में है, लेफ्ट साइड वाली जो है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और फिर उसके बाद आ जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम. जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पे है 4 वेन्स. कितने हैं? 4 वेन्स. ये जो 4 वेन्स हैं लेफ्ट एट्रियम को एंटर करते हुए, 2 आते हैं राइट लंग से, 2 आते हैं लेफ्ट लंग से. अब आप देख लो, ये है 4 हो गए, 2 यहां से 2 यहां से. इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड में है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स. अब ये आ गया आपका नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल. अब जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे एक बड़ी सी आर्टरी बॉडी की छोड़ती है लेफ्ट वेंट्रिकल को. ये देख रहे हो आप, ये बड़ी सी जो एक आर्टरी है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए निकल रही है. इसको हम क्या बोलते हैं? एओर्टा. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज द एओर्टा. ठीक है, ये हो गया आपके हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स. right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Valves will be there. Valves के नाम है bicuspid valve और tricuspid valve. अब inferior vena cava, superior vena cava, ठीक है, right side में होता है. ओके, एओर्टा ऊपर की तरफ रहता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है. फिर यहाँ पे आपके लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे आपके पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, अब आप चलो एक हार्ट को देखो. ठीक है, इमेजिन कर लो ये एक हार्ट है, यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में हमने बनाया हुआ है. डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, 1 2 3 4. ठीक है, 4 ये जो डिविजन्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम,
लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी में, राइट एट्रियम के थ्रू आता है, दोनों वेना कावा से, ऊपर के बॉडी पार्ट से भी, नीचे के बॉडी पार्ट से। कहां से आता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। तो जब सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आ रहा है, ये कहां पे आ रहा है? राइट एट्रियम में। ठीक है, अब ये कौन सा ब्लड है बच्चे? ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहां पे पास करेगा? नीचे, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में थ्रू द वाल्व। ठीक है, अब जब ये वाल्व में यहां पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है? यहां से राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी कहां लेके जाएगी? उसको लंग्स में लेके जाएगी। क्यों? उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी यहां से उसको लेते हुए गई। अब पल्मोनरी आर्टरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेके गई लंग्स में। अब आप देखो, ये लंग्स में पहुंच गया, लंग्स में ऑक्सीजनेट हो गया आपका ब्लड। अब ऑक्सीजनेट होने के बाद लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ये यहां पे आएगा, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। गया किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आएगा किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये आ गए। अभी आपने देखा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर गया लेफ्ट एट्रियम में। अब जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल आएंगे, ये वाल्व की मदद से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे। ठीक है, अब जब ये यहां पे नीचे आ गए लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा के थ्रू से वो बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या फिर सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू में? एओर्टा के थ्रू। इट विल बी सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हो गया आपके हार्ट के अंदर कैसे ब्लड मूव कर रहा है। यहाँ पे देख लो आप, एक अच्छा खासा एनिमेशन है, इसमें आपको दिखा दिया गया है कि कैसे एंटर कर रहा है ब्लड और कैसे निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि ये दो बार हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब आ जाओ, डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है? बिकॉज द ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में दो बार ब्लड सर्कुलेट होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बच्चे, डबल सर्कुलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज लिसन केयरफुली। ठीक है, इसमें दो सर्कुलेशंस होते हैं, एक है पल्मोनरी, एक है सिस्टमिक। अब यहां पे आप देखो ये फिगर को, पल्मोनरी सर्कुलेशन ऊपर वाला, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो नीचे है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, ठीक है, पल्मोनरी वेन तो आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा लंग्स के थ्रू। ठीक है, अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स में जाएंगे। उसके बाद वेंट्रिकल्स में कहां जाएंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएंगे। ठीक है, अब जब मसल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स दे विल कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? एओर्टा में जाएगा। ऑलरेडी बताया मैंने आपको, एओर्टा से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। किसको बोलते हैं? ये पोर्शन जो हो रहा है ना, ये सर्कुलेशन जो हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू आते हुए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, फिर एओर्टा के थ्रू बॉडी के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये हो गया आपका एक। दूसरा है आपका सर्कुलेशन जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या है? मैंने बोल दिया आपको, लार्ज वेन्स है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा रहता है। तो ये जो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा रहता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट से लेते हुए आता है ना, और उसको पोर कर देते हैं कहां पे? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में यहां पे ये पोर करते हुए उसके बाद राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके राइट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाएगा? पंप होके लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, अब जब ये लंग्स में गया, ठीक है, उसके बाद कौन लेके जाएगा इसको? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी विल टेक दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो जो दो सर्कुलेशंस होते हैं, एक है सिस्टमिक, दूसरा है पल्मोनरी। ठीक है, और ये जो दो सर्कुलेशंस होते हैं हमारे हार्ट में, जो दो बार सर्कुलेट होता है ब्लड, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन। अब आप आ जाओ, यहां पे एक वर्टिकल सेक्शन दिया गया हुआ है, इसको हमने ऑलरेडी मतलब स्टडी कर लिया है। अब हम देखते हैं
हार्ट के बारे में, ठीक है। हार्ट में एक नेटवर्क रहता है, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि उसके साथ साथ एक ट्यूब्स की जरूरत है। हार्ट में भी वाल्व्स है, हार्ट में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, बट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचने के लिए एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होने की जरूरत है। उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। अब आप देख लो, यहाँ पे हार्ट है, ठीक है। हार्ट से एओर्टा निकलता है। जो एओर्टा है वो डिवाइड करके क्या फॉर्म करता है? आर्टरीज। अब जब ये टिश्यू में पहुंच जाता है, ये आर्टरीज डिवाइड करके स्मॉलर वेसल्स फॉर्म करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैपिलरीज। ठीक है। अब आपने देख लिया कैसे कैपिलरीज फॉर्म हो गए। यहाँ पे एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से कैपिलरीज। जितना भी एक्सचेंज होता है ब्लड और सराउंडिंग्स में, वो कैपिलरीज के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज के वॉल थिन होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे कैपिलरीज में एक्सचेंज कैसे हो रहा है, दिख रहा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हो रहा है। अब ये जो नेटवर्क बनता है कैपिलरीज को ज्वाइन करके, वो फिर वहां से लेते हुए हार्ट की तरफ जाएंगे। कहाँ के जाएंगे? हार्ट की तरफ जाएंगे थ्रू वेन्स। ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स होता है, यहाँ पे आप देख लो, आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं। आर्टरीज क्या होता है? ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। Okay, so arteries will take blood away from the heart and veins will bring back blood to the heart. Arteries have to tolerate high pressure. Why? Because they take blood away from the heart, whereas the veins do not tolerate high pressure. इसीलिए, क्योंकि इनके यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है आर्टरीज में, इसीलिए they have thick walls and elastic walls, whereas veins do not have thick walls, but they have valves to prevent the backflow of blood. क्यों? क्योंकि वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गन से, तो वहां पे वाल्व्स होते हैं। कहाँ पे वाल्व्स होते हैं? वेन्स के अंदर वाल्व्स होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अभी आप आ जाओ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। इसको आप नोट डाउन कर लो प्लीज, इफ इट इज इंपॉर्टेंट यू हैव टू, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है। अब आप आ जाओ हार्ट में। यहाँ पे हमने देखा था ऑलरेडी कि क्या क्या होता है। आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, है ना। अब ब्लड ऐसे हार्ट में पंप हो रहा है, ठीक है। हार्ट बीट जब होता है, हार्ट बीट में दो फेजेस होते हैं, एक है कॉन्ट्रैक्शन फेज, एक है रिलैक्सेशन फेज। सो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है उसके नाम अलग अलग होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल फेज, और जब रिलैक्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोल फेज। ठीक है। अब ये जो सिस्टोल और डायस्टोल है, जब सिस्टोल आता है वो जो प्रेशर बनता है आर्टरी के ऊपर, ठीक है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो प्रेशर बिल्डअप होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है, इट इज एक्चुअली 120 mmHg। इट इज द यूनिट टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है। उसके बाद आर्टरी में भी प्रेशर आ जाता है जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है कि नहीं। तो आर्टरी में जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। आर्टरी में जब रिलैक्सेशन होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर का अमाउंट क्या है? 80 mmHg। ठीक है। तो इन दोनों प्रेशर्स को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। ये जो स्पिग्मोमैनोमीटर है, यहां पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। 120/80 ये है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर। बट अगर लो ब्लड प्रेशर हुआ तो कितना हो जाएगा? 100/50। हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो 150/90। ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है, दीज आर नॉट नॉर्मल कंडीशंस। यहाँ पे देख लो आप कैसे किया जाता है ये। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब आप देखो, ब्लड जो है, ब्लड के कंपोनेंट्स देखता है। ठीक है। ब्लड क्योंकि मीडिया में जानना नेसेसरी है। लिक्विड होता है, ठीक है, और सेल्स होता है। तो जो लिक्विड है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और जो सेल्स होते हैं उसमें होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, और होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, आपको दिख गया। अब जब हम ये सेल्स को रिमूव कर देंगे ब्लड से, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ प्लाज्मा रह जाएगा, है कि नहीं। ब्लड नहीं रहेगा, सिर्फ प्लाज्मा रह जाएगा। तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में पानी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो डिसॉल्व सॉल्यूट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे डिसॉल्व सॉल्यूट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम हार्ट को देखते हैं, आर्टरी है, कैपिलरीज है, आर्टरी डिवाइड होकर कैपिलरीज फॉर्म हो गए। कैपिलरी से मैंने बोला कि डिफ्यूजन होता है वहां से ही, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस उधर से ही होता है। तो टिश्यूज के अंदर यहां से जाता है कैपिलरीज के स्पेस में। तो
जब ब्लड फ्लो करते हुए आर्टरी के थ्रू कैपिलरीज में आ गया, ठीक है, अब कैपिलरीज में कुछ कुछ वाटर, प्रोटीन और डिजॉल्व सॉल्यूट्स यहां से निकल के कहा जाते हैं, टिश्यू और टिश्यू के स्पेसेस में, ठीक है। सो फ्रॉम द कैपिलरीज they will escape and they will return into the or they will move into the tissue spaces. अब जब ये टिश्यू स्पेसेस में जा रहे हैं, देखो कैसे, ठीक है, तो ये एक टिश्यू फ्लूइड फॉर्म कर लेता है और ये टिश्यू फ्लूइड होता है लाइट येलो कलर में, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, लिम्फ, ठीक है। लिम्फ इज वेरी वेरी सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा बट इट इज नॉट ब्लड प्लाज्मा, ओके, इट हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन इट। अब जो लिम्फ है वो क्या करेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू ड्रेन होते हुए टिश्यू स्पेसेस में जाएगा, है ना। ब्लड तो हमने बता दिया बट लिम्फ भी एक मीडियम है। लिम्फ क्या क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड एब्सॉर्ब्ड फैट, कहां से, इंटेस्टाइन से, और क्या करेगा, ड्रेन करेगा किसको, एक्सेस फ्लूइड को, कहां से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से, कहां पे, ब्लड पे, ठीक है। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ। अब यहाँ पे आप देख लो, लिम्फ के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होता है, लिम्फ नोड होता है और लिम्फ होता है, ठीक है। अब जब हम देखते हैं लिम्फ के फंक्शंस, है ना, तो लिम्फ के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। लिम्फ का फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, लिम्फोसाइट बनता है लिम्फ नोड्स में, उसके थ्रू फैट्स अब्सॉर्ब हो जाता है लैक्टियल में, इंटेस्टाइन के थ्रू, है ना, और फिर डाइजेस्टेड फूड को सप्लाई करना, ऑक्सीजन को सप्लाई करना है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, डेड सेल्स like the dead cells. It also returns the proteins and excess tissue fluid. So tissue spaces में भी proteins को वापस कराना. So these are all the functions of lymph. अब आपने देख लिया कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैसे हमने सर्कुलेशन का पूरा सब चीजें कवर कर लिया है। अब हम आते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। सो जो प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपको समझना है वो ये समझना है कि सॉइल के थ्रू वाटर और मिनरल्स अपटेक हो रहे हैं, और ये जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी कुछ होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अपटेक हो जाते हैं। अब डिफरेंट टिश्यूज होते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज प्लांट्स में, ये ग्रेड 9 में आपने पढ़ लिया है ना। तो एक है आपका जाइलम, दूसरा आपका फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम ये है कि वो वाटर और मिनरल्स कैरी करता है, ठीक है। जैसे कि उसके वेसल्स में उसके एलिमेंट्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है, वेसल्स होते हैं जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स होते हैं। तो रूट्स और स्टेम्स और लीव्स में जो जाइलम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, और कंटिन्यूअसली ये कनेक्शन के चलते एक चैनल फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, और ये वाटर कंडक्टिंग चैनल्स प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये होता है आपके जाइलम का काम। अब आप देखो दूसरा जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो क्या है आपका, दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू है आपका फ्लोएम। फ्लोएम में आप ये दिख गया आपको, फ्लोएम क्या करता है, फूड कैरी करता है। लीफ में जब खाना बनता है, खाना बन के प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स को पहुंचाना है फ्लोएम का काम, ठीक है। सो ये जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है ना, ये सारे ये कंडक्टिंग टिश्यूज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे जो भी वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, पहले हम देखेंगे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है, फर्स्ट है आपका रूट प्रेशर के थ्रू, दूसरा है आपका ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। रूट प्रेशर होता है नेसेसरी जब छोटे छोटे डिस्टेंसेस में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और ट्रांसपिरेशन पुल में बड़े बड़े ट्रीज में ये ट्रांसपिरेशन पुल यूज होता है। रूट प्रेशर क्या होता है पहले हम देखते हैं। रूट्स, यहाँ पे आपको एक प्लांट दिख गया, वाटर है सॉइल के अंदर, ठीक है। जब डिफरेंस होता है कॉन्सेंट्रेशन में ना, वाटर मॉलिक्यूल्स रूट्स से हुए ऊपर चलते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल्स रूट्स के थ्रू ऊपर चलेंगे तो कहां चलेंगे, ये देख लो रूट हेयर के अंदर, ठीक है। ये रूट हेयर को हमने जूम कर लिया। रूट हेयर में अब क्या क्या है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, तो यहाँ पे सरफेस सेल्स है, कॉर्टेक्स सेल्स है, और फिर जाइलम आ जाता है। अब जब वाटर और मिनरल्स एंटर करते हैं रूट हेयर में तो उसके बाद वो घुसता है कहां पे, नेक्स्ट पार्ट में जो है सरफेस सेल्स, ठीक है। अब देखो कैसे सरफेस सेल्स में आ गए। अब सरफेस सेल्स में ये टर्जिड बन जाएंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि पानी जब अंदर आता है टर्जिडिटी होती है, टर्जिडिटी के चलते दूसरे एडजेसेंट सेल्स जो कि हैं आपके कॉर्टेक्स सेल्स, उनके ऊपर प्रेशर आएगा। अब आ गया, एंटर कर गया वाटर, कॉर्टेक्स सेल्स के ऊपर प्रेशर आ गया। अब जब ये कॉर्टेक्स सेल्स के ऊपर आ गए तो वाटर और मिनरल्स फिर से नेबरिंग सेल्स में जाएंगे, कहां पे जाएंगे, जाइलम में, ठीक है।
अब आप देखो ये जो जाइलम में पहुंच गया, ये जो प्रेशर बन रहा है ना कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक, इसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। अब इसके चलते पानी ऊपर चलते जा रहा है, वाटर और मिनरल्स फर्दर पुश होते होते जाएंगे। करेक्ट, समझ में आ गया जाइलम कहाँ पे है और उसके रूट हेयर्स में सरफेस सेल्स, कॉर्टेक्स सेल्स और फिर जाइलम कैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लेते हुए जाएगा। अब ये स्टेडिली पुश होते होते ज्यादा डिस्टेंस तक जा नहीं सकता है, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अब टॉल ट्रीज में क्या होता है? टॉल ट्रीज में मैंने बताया आपको ट्रांसपिरेशन पुल होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपिरेशन का मतलब है जब वाटर रिलीज हो जाता है लीव्स के अपर सरफेस से, उसका हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो ये एपिडर्मल सेल्स आउटर सेल्स होते हैं, उसके अंदर जाइलम होता है, ये हो गया आपका लीफ में। उसके बाद स्टेम्स पे आ जाओ, ठीक है, स्टेम के अंदर भी आपको जाइलम मिल जाता है। उसके बाद आप फिर देखो रूट्स में भी आपको जाइलम मिल जाता है। अब जब ये जाइलम आपके लीव्स में, स्टेम्स में और रूट्स में है, इसका काम क्या है? जब ट्रांसपिरेशन होता है ना, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर लॉस्ट होता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। कौन से एरियल पार्ट से? यहां से, ठीक है, जो लीव्स एक्सपोज है वहां से वाटर वेपर इज लॉस्ट। बिकॉज ऑफ दैट लॉस इन वाटर वेपर, वाटर विल इवेपोरेट फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स। कहां से? सबसे आउटर लेयर क्या है? एपिडर्मल सेल्स है, तो एपिडर्मल सेल से वाटर वेपर इवेपोरेट हो जाएगा। अब वाटर वेपर इवेपोरेट यहां से हो गया तो डिफरेंस हो गया कॉन्सेंट्रेशन में वाटर पोटेंशियल एक डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एपिडर्मल सेल से ये जाइलम सेल से वाटर वेपर को पुल करके लाएगा। ठीक है, तो जाइलम सेल से जब ये वाटर को पुल करके लेके आएगा, लीव्स में पहले ही आ गया, ठीक है, अब यहां के जाइलम सेल्स में खाली हो गया, तो ये कहां से पिक करेगा? स्टेम के जाइलम से पिक करेगा। ठीक है, सक्शन पुल, ऐसे एक पुल क्रिएट हो रहा है, यहां पे देखो, ठीक है, ये स्टेम के जाइलम से सक्शन पुल होके वाटर को फिर जाइलम ऑफ द स्टेम में फिर चाहिए रहेगा। ये कहां से लेगा? जाइलम ऑफ द रूट से लेगा। तो ये कंटिन्यूअसली एक सक्शन पुल की तरह काम कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर एंड मोर वाटर विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपीरेशन पुल। व्हाट इज दिस नोन एज? दिस इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन पुल। ये जो पुल फॉरवर्ड हो रहा है ना, यहाँ पे आप देखिए ये पूरा हाईलाइट हो रहा है ना, यहां से एपिडर्मल से वाटर वेपर लॉस्ट हो गए, जाइलम से फिर यहां पे आए, फिर स्टेम जाइलम लीफ जाइलम को फिल इन करने लग गया, रूट जाइलम स्टेम जाइलम को फिल इन करने लग गया। इसके प्रोसेस में आपका वाटर और मिनरल पुल इन होके जाता है, और ये वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इन टॉल प्लांट्स ड्यूरिंग द डे टाइम when the stomata are open, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है सनलाइट, जिसके प्रेजेंस में ही ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन यू कैन सी दैट देयर इज दिस ट्रांसपिरेशन पुल। अभी आप देखो यहाँ पे, ठीक है, फूड मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हो रहा है? फूड मैन्युफैक्चरिंग लीव्स में होता है ना, तो लीव्स में जो सेल्स होते हैं वहां से मैन्युफैक्चर होके फूड कहां पे जाता है? एमिनो, जो एक्सेस फूड बन जाता है, एमिनो एसिड्स और फूड, ये सब स्टोरेज ऑर्गन्स में स्टोर हो जाता है, सीड्स में, स्टेम में, रूट्स में स्टोर होके उसके बाद इसकी मूवमेंट होनी बनती है। वाटर और मिनरल्स टू ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया। फूड का ट्रांसपोर्ट क्या होता है? फूड के ट्रांसपोर्ट में फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये एक डायरेक्शन में नहीं होता है, रूट से यहां तक नहीं जाता, ये बोथ अपवर्ड and downward direction में हो रहा है, and because this is happening in both the upward and downward direction, that means we call it as bidirectional. ठीक है, whereas the movement of water and minerals is unidirectional, but the movement of food is bidirectional, and this process is called as translocation. आ गया आपका और एक क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, प्लीज ये कॉन्सेप्ट्स को आप सारे क्लियर कर लो। ओके, अब जब हम देखते हैं कि ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में खाना पुल इन होते जा रहा है, तो ये ऐसे ट्रांसफर होते जाएंगे। यहाँ पे आप देख लो जाइलम और फ्लोएम दोनों है, ठीक है, ये लीव्स के सेल्स हो गए, ये रूट के सेल्स हो गए। अब पानी तो जाइलम के थ्रू ऐसे ऊपर ही जा रहा है, बट फ्लोएम में क्या है? लीफ सेल्स में खाना किस फॉर्म में स्टोर होके है? सुक्रोज के फॉर्म में। तो अब लीफ सेल्स के थ्रू ये ऐसे ट्रांसफर होते जा रहा है ना। अब यहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में, एंड बिकॉज दिस इज नीडेड इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट मीन्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल्स विल ऑकर ड्यू टू ऑस्मोसिस। समझ में आया? ऑस्मोसिस के प्रोसेस में यहाँ पे वाटर भी अंदर आ जाएगा। इसमें क्या होगा? सेल के अंदर
प्रेशर बढ़ने वाला है एंड दैट एक्स्ट्रा प्रेशर विल इंक्रीज इन द सेल्स एंड बिकॉज ऑफ दिस increase in the pressure in the leaf cells, what is happening, this pressure will move the food materials to the adjacent cells with low pressure. यहां पे तो प्रेशर बढ़ गया, जहां पे लो प्रेशर है वहां पे ये फूड मटेरियल्स बढ़ते बढ़ते पहुंचने वाला है, रूट सेल्स में पहुंच जाएगा और कहीं पे भी जरूरत है अगर खाने की तो दैट इज हाउ द फूड विल रीच देयर. दैट मीन्स दैट द प्लांट मेक श्योर दैट वेर एवर द फूड इज नीडेड देयर इट विल प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स. प्लांट्स के नीड्स के हिसाब से वो खाना लेके जाएगा और पहुंचाएगा. कौन? फ्लोएम. ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसपीरेशन. अब फ्लावरिंग सीजन में क्या होता है, शुगर स्टोर होता है रूट्स में या स्टेम में जो कि ट्रांसलोकेटेड होता है बर्ड्स में. क्यों? क्योंकि वो बर्ड्स को फ्लावरिंग करना होता है टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लावर्स. ठीक है, तो इसीलिए जो भी शुगर स्टोर हो रहा है, जो भी खाना स्टोर होता है स्टेम में हो गया या चाहे रूट्स में हो गए, वो पहुंचता है कहां पे? बर्ड्स में. समझ में आ गया? ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे. ट्रांसलोकेशन एंड ऑल दिस प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब आ जाओ अभी चैप्टर के लास्ट हिस्से में जो कि है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें बॉडी से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो रिमूव किए जाते हैं. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. सो बायोकेमिकल रिएक्शंस तो ऑकर करते ही हैं लिविंग बीइंग में. हमने ऑलरेडी देख लिया, खाना खाते हो आप, है ना, ये जो आप खाना खाते हो डाइजेशन के बाद ये ब्लड के थ्रू कहां पहुंचता है? सेल्स में पहुंच जाता है ना, आपको एनर्जी भी मिल जाती है उसके बाद. अब ये जब सेल्स में पहुंच रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है सेल्स में एटीपी में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तब क्या हो रहा है? आपका बॉडी फंक्शन कर पा रहा है. बट उस प्रोसेस में कुछ कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी आते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया. अब जब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं तो क्या मतलब हो, जैसे कि आप कुछ खाना खा रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ भी गंदा मिला, आप क्या करते हो? चुन के निकाल देते हो, है ना. तो हमारी बॉडी भी डाइजेशन के बाद कुछ कुछ सब्सटेंसेस को बॉडी से चुन के बाहर निकालती है और इन सबको, ये रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन. ठीक है, अब जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्यों नहीं रहने चाहिए बॉडी में? क्योंकि ये डैमेज कर देंगे अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए हमारे बॉडी में रहे तो. ठीक है, जैसे कि आप कभी भी कोई भी एक्सटर्नल एजेंट को जो कि हार्मफुल है अपने इन एंड अराउंड अपने घर के कंपाउंड में रहने नहीं देते हो बिकॉज यू थिंक दैट दैट माइट बी हार्मफुल. चोर को क्या आप अपने घर में रखोगे? नहीं ना. सो इन द सेम वे आवर बॉडी ऑल्सो डज नॉट अलाउ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू बी प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी. अब हम जब देखते हैं इसको एलिमिनेशन की जरूरत होती है तो क्या करता है, हमारे बॉडी में मीडियम क्या है? ब्लड है ना. तो ये जो ब्लड है ये कैरी करके उसको लेके जाता है कहां पे? किडनीज में. अब ये किडनीज क्या करती है? किडनीज इसको प्यूरिफाई कर देती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकाल देती है. ठीक है, दैट इज हाउ दिस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑकर्स. राइट, अब आप देखो यहां पे आज समझने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले तो एक पेयर ऑफ किडनीज है. ठीक है, पेयर ऑफ किडनीज में दो छोटे ऐसे पतले पतले ट्यूब्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरेटर्स, और ये यूरेटर्स जाके एक सैक में या फिर एक बैग में ज्वाइन हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर फिर क्या करता है? एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन करता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा. यूरेथ्रा में एक यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जिसके थ्रू बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है. ठीक है, ये हो गया आपके बेसिक पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा. अब हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पे मैंने तो बता दिया आपको ये सब पार्ट्स हैं करके, है ना. अब आप देखो यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं जैसे कि ये रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी क्या करती है? ब्लड को किडनी में लेके आती है. कौन से वाले ब्लड को? जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन की जरूरत होती है वो ब्लड को वो लेके आती है. ठीक है, दूसरा, अब जब हम स्टडी करते हैं किडनी के सेक्शन को, किडनी को अगर हम वर्टिकल सेक्शन करा दिए उसमें भी अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. देयर इज एन आउटर कॉर्टेक्स, ओके, एंड द इनर मेड्यूला. ये जो बाहर का रीजन है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं क्या? मेड्यूला. अब इसके अंदर जो ऐसे ट्राइंगुलर शेप्स बने रहते हैं वो बन जाते हैं हमारे मेड्यूला के हिस्से. अब यहां से छोटे छोटे से ट्राइंगल शेप्स में निकलते हैं जिसको
उसको हम बोलते हैं कैलिसेस। और ये कैलिसेस कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं 3 से 4 मेजर कैलिक्स, ठीक है, माइनर कैलिसेस एंड मेजर कैलिक्स। अब ये जुड़ के क्या फॉर्म करेंगे, आपके यहां पे एक रीनल पेल्विस फॉर्म करेंगे। समझ में आया? ओके, देन रीनल आर्टरी और रीनल वेन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और फिर आ जाता है बाहर यूरेटर के थ्रू। इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, बस ये है कि आपको समझना है कि किडनी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब जब हम स्टडी करेंगे किडनी के अंदर, किडनी का एक बीन शेप है, ठीक है, और ईदर साइड में है, और बेसिक एक यूनिट होता है, जैसे हम नर्वस सिस्टम जब पढ़ रहे थे, है ना, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन होता है, वैसे ही किडनीज में नेफ्रॉन होते हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो है ना नेटवर्क दिख रहा है आपको, ये फाइन नेटवर्क थिन वॉल्ड कैपिलरीज की बनाती है एक नेफ्रॉन। अब आ जाओ, देखते हैं हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कुछ कुछ हिस्से होते हैं जहां से कि पहले वो ब्लड रिसीव करता है प्यूरिफाई करने को। तो वो जो कप शेप का आपको दिख रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ऐसे एक रहता है, उसको बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोलते हैं ट्यूबुल और रीनल ट्यूबुल। उसके बाद आ जाता है एक डक्ट जिसको बोलता है कलेक्टिंग डक्ट। अब यहां पे एक कैपिलरी की भी नेटवर्क बनेगी। ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनती है अराउंड द बोमेन्स कैप्सूल, इट इज कॉल्ड एज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, एंड दिस कैपिलरी नेटवर्क अगेन, ठीक है, अंदर एक रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। आ गया, यहाँ पे दिख गया आपको ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाहर है बोमेन्स कैप्सूल, यहाँ पे आपका पूरा ट्यूबुल बन गया, कलेक्टिंग डक्ट बन गया, और यहाँ पे आ गया आपके कैपिलरीज बन के। समझ में आ गया? ये सारे आपके हिस्से हैं नेफ्रॉन के। अब जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ब्लड कहां से कहां आता है, पहले ये समझो। जो कि प्यूरिफाई होना है वो ब्लड कहां आता है, पहले आता है ग्लोमेरुलस में। ये आपको दिख गया, ठीक है, ये कहां पे आ गया अभी, ये देखो, okay, that blood which has to be purified enters the glomerulus। ये किसके अंदर है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर है। अब जब ब्लड यहां से पास होते हुए ग्लोमेरुलस में जाता है, ग्लोमेरुलस में आता है, तो ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। और ये प्रोसेस आपके यूरिन फॉर्मेशन में फर्स्ट प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस के बाद एक फिल्ट्रेट बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को हम कहां भेजेंगे, इधर से निकालेंगे, वापस कहां भेजना है, हार्ट में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था किडनी में ब्लड कहां से आता है, रीनल आर्टरी से। निकलता कहां से, रीनल वेन से। तो थ्रू द रीनल वेन द फिल्टर्ड ब्लड विल बी सेंट बैक टू द हार्ट, ठीक है। अब ये जो गंदी चीजें हैं, जो not useful substances that you are seeing here, what is happening is it will pass through this tubule। ये tubule आपको दिख रहा है, renal tubule, वहां से वो पास होते हुए जाएगा। अब ट्यूब्यूल में और एक चीज होती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, जिसमें कि आपके रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एंड सम मिनरल्स विल टेक प्लेस, जो कि यूजफुल हो सकते हैं, वो यहाँ पे ये ट्यूबुलर रीजन में रीअब्जॉर्ब हो गए। अब रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके नेफ्रॉन के। फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, ग्लोमेरुलस ये है, ठीक है, उसको सराउंड कौन करता है, ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल दिख गया आपको। ये है आपका इफेरेंट आर्टेरियोल, उसके बाद ये है एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल कहाँ जाता है, रीनल आर्टेरी में, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। रीनल वेन क्या करेगा, ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड कैरी करेगा। अब लूप ऑफ हेनले, ये जो बीच वाला है ना, सबसे कॉम्प्लेक्स वाला, वो है, उसमें दो लिम्स है, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हो गया आपका कलेक्टिंग ट्यूबुल, ठीक है। अब इस हिस्से में जो आपका ट्यूबुल का पार्ट है उसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबुल, और जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूबुल। समझ में आ गया? ये है आपके नेफ्रॉन के पार्ट्स।
अब जब हम स्टडी कर रहे हैं कि यूरिन फॉर्मेशन हो गया, उसमें क्या क्या स्टेप्स आ जाते हैं। पहले तो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिया में, जो कि लेस टॉक्सिक है। अब कहाँ पे वो कन्वर्ट होता है, लिवर में। अब यूरिया जो कि आ जाता है सेल से, वो कहाँ से कलेक्ट होते हुए आता है, ब्लड में कैरी होके मतलब किडनी को जाता है। फिर किडनी में जब आता है वो कहाँ पे जाता है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू नेफ्रॉन्स में आता है। नेफ्रॉन्स में कहाँ पे आता है, वो ग्लोमेरुलस में आ जाता है। अब ग्लोमेरुलस में वो फिल्टर होके कहाँ फिर से वापस जाने वाला है, बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू, है ना। सो इन द कैपिलरीज देन व्हाट एवर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, जो कि वेस्ट कैरी कर रहा है, दैट विल बी सेंट टू द यूरिनरी ब्लैडर वाया द यूरेटर्स। ठीक है, अब यूरेटर्स के थ्रू फिर वो पहुंचेगा यूरेथ्रा में, जो कि आपके बॉडी से यूरिन को एक्सपेल करेगा या उसको बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो अभी फाइनली कहां आ गया, यूरिन फॉर्मेशन होके आपके यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। ब्लैडर में काफी टाइम तक स्टोर होके रहता है एंड देन इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी आपका यूरिन अभी रिमूव हो जाएगा। उन स्टेज में बहुत सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको डैमेज करने के लिए, तो उसकी एक्टिविटीज जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ द किडनी इज रेस्ट्रिक्टेड, दैट मीन्स दैट इट कैन लीड टू किडनी फेलियर। एंड बिकॉज देयर इज किडनी फेलियर, द किडनीज आर नॉट एबल टू फंक्शन। बट इसका एक सोल्यूशन मेडिकल साइंस ने निकाला है, जिसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। अभी आप देखो यहाँ पे हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जब एक्यूमुलेशन हो जाता है ना डिफरेंट पॉइजनस वेस्ट के, तो हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू ये नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकालते हैं। अब ये कैसे होता है, आ जाइए देखिए यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द पेशेंट, देयर इज एन आर्टिफिशियल मशीन विच इज द हीमोडायलिसिस मशीन, इफ यू आर एबल टू सी द हीमोडायलिसिस मशीन। ठीक है, अब ये हीमोडायलिसिस मशीन में एक हीमोडायलाइजर है, जो कि है फिल्ट्रेशन की जगह, जहां पे कि आर्टिफिशियली ब्लड फिल्टर हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ पे आर्टरी से एक कनेक्शन बनाया जाता है, जो कि जाता है आपके मशीन में। ठीक है, और फिर वो वहां पे प्यूरिफाई होने लग जाता है। प्यूरिफाई होने के बाद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं फिर वो बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। जब आप हायर ग्रेड्स में जाओगे इसको और ही डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी के लिए दिस मच यू हैव टू रिमेंबर व्हाट हीमोडायलिसिस इज एंड हाउ डज इट हेल्प। सो उसके बाद जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो क्या हो जाएगा, इट इज पंप्ड बैक इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट, और जो भी वेस्ट है वो रिमूव हो जाएगा। ये प्यूरिफाई हो गया, फिर वो वेन के थ्रू में वापस जाने वाला है। एट वन टाइम 500 ml ऑफ ब्लड इज पास थ्रू द डायलिसिंग मशीन। तो सिर्फ आधा लीटर खून ही डायलिसिंग मशीन में जा सकता है एक बारी में। उसके बाद आ जाओ, ये ह्यूमन का एक्सक्रीशन हो गया। प्लांट्स में क्या एक्सक्रीशन होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, हमने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के न्यूट्रिशन देखे, रेस्पिरेशन में भी दोनों का देखा हमने, सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी दोनों का देखा। अब एक्सक्रीशन में एक सवाल आता है कि प्लांट्स क्या रियली एक्सक्रीट करते हैं क्या। अभी आप जब ये प्लांट को देख रहे हो, आपका आंसर है यस, प्लांट्स एक्सक्रीट। बट हाउ डू दे एक्सक्रीट। अभी जब हम ये एक प्लांट को देखते हैं, एक्सक्रीशन बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं है। तो करते कैसा ये लोग एक्सक्रीशन, जितने भी गैसेस हैं, ठीक है, जो गैसेस उनके बॉडी से, जो प्लांट्स की बॉडी से निकलनी चाहिए, ऑल दैट गैसेस विल बी रिमूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो कहां पे रहता है, लीव्स के वैक्यूल्स में, फ्लावर के वैक्यूल्स में, फ्रूट के वैक्यूल्स में और बार्क के वैक्यूल्स में, यहां पे स्टोर होके रहता है वेस्ट। और जो ये वेस्ट रहता है वो क्या होता है, रेजिन्स के फॉर्म में भी कभी कभी स्टोर होता है और गम के फॉर्म में भी। ओल्ड जाइलम, तो जब जाइलम पुराना होते जाता है वहां पे भी वो स्टोर होके रहता है, रेजिन्स और गम के फॉर्म में। ऑल्सो they excrete some waste materials into the soil. अब जब ये leaves, flower, fruits ये सब रहते हैं ना, gradually over time this leaves also will wither and fall. So उसके चलते जो waste material है वो plant से बाहर निकल जाता है। So this is how the process of excretion happens in both प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। लाइफ प्रोसेसेस में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमने बता दिया। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनली एक्सक्रीशन।
जो आपका सर्कुलेशन है ह्यूमन बींग्स में वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको डबल सर्कुलेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जब हम एक्सक्रीशन में आ जाता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पे आता है ना, उसमें छोटे छोटे स्मॉल 1 मार्क क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपके पास, आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, then the comment section is all yours. Please put in your questions. Please put in your questions in the comment section and we will get back to you as soon as possible. And meanwhile, please don't forget to like, share and subscribe this video.